आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। जी हां, अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोजमर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। आज हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, यानी जीएसटी की। जी हां, हमारे देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में सबसे बड़े बदलाव के साथ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अवेलेबिलिटी पर लगने वाले तमाम तरह के सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस अब खत्म हो गए हैं। उनकी जगह सिर्फ एक टैक्स जीएसटी ने ले ली है, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ कंपनी सेक्रेटरी श्री विनीत सहाय और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरपर्सन श्री बिमल जैन मौजूद हैं। हम आप दोनों का खैर मकदम करते हैं। और जैन साहब, पहला सवाल आपसे करते हैं, वो ये है कि जीएसटी क्या है और इस नए टैक्स सिस्टम को लाने की क्या जरूरत पड़ी? ये वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम सभी के लिए है कि देश में जीएसटी लागू क्यों किया गया। ये देश का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है सिंस इंडिपेंडेंस 1947, जो जुलाई 1, 2017 से इंडिया में इफेक्टिव हुआ। इसके 4 एडवांटेज हैं जो मैं आपको गिनाना चाहूंगा, जिसकी वजह से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। पहला है मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। अगर आप प्री जीएसटी एरा में जाएं तो उसमें मल्टीपल टैक्सेस थे, जहां सेंट्रल भी टैक्सेस लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, सर्विस टैक्स लगाती थी, कई तरह के सेस थे जो लगाती थी, और स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, around 17 indirect taxes and 23 cess merging into one basket। यानी देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस खत्म हो गया जीएसटी आने से, मल्टीप्लिसिटी जाने से ईज ऑफ बिजनेस आता है, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। अगर आप प्री जीएसटी में जाएं तो आपने देखा होगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो वैट डीलर को उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। यानी सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चरर लगाता था, चार्ज करता था, और वैट डीलर को उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। ऐसे ही वैट डीलर जब वैट चार्ज करता था सर्विस प्रोवाइडर को उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। सर्विस टैक्स जो सर्विस प्रोवाइडर चार्ज करता था वैट डीलर को उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। यानी होता क्या था, ये टैक्सेस प्राइसिंग में जुड़ जाते थे और उस पर टैक्स ऑन टैक्स लगता था। मल्टीप्लिसिटी ये खत्म हो गई जीएसटी में। तीसरा एडवांटेज डबल टैक्सेशन। प्री जीएसटी में एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 टैक्सेस लग जाते थे। आप रेस्टोरेंट की बात ले लीजिए, आप प्री जीएसटी में अगर रेस्टोरेंट में गए हों, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में, तो 100 रुपए की वैल्यू के ऊपर आपके पर पूरा वैट लग जाता था और सर्विस टैक्स लगता था 40% पे। ऐसी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था। कंस्ट्रक्शन है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, राइट टू यूज ऑफ मूवेबल गुड्स है, सब पे डबल टैक्स लगते थे। जीएसटी में ऐसा प्रावधान आया, अब एक ही टैक्स लगेगा, आइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लास्ट एंड फॉरमोस्ट वन नेशन वन टैक्स। प्री जीएसटी में, मैं तो दिल्ली में हूं, मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली सराउंडेड बाय हरियाणा, राजस्थान, यूपी। आपने वैट रेजिम में देखा होगा, दिल्ली का वैट दिल्ली में एप्लीकेबल था बट हरियाणा में एप्लीकेबल नहीं था। 10 किलोमीटर अवे हरियाणा का वैट हरियाणा में एप्लीकेबल था, वो राजस्थान में एप्लीकेबल नहीं था। हम डिवाइडेड थे, 31 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। जीएसटी आने से क्या हुआ, अब जो जीएसटी दिल्ली में एप्लीकेबल है, मैं तो कहता हूं जीएसटी लॉ इज ए गीता, बाइबल एंड कुरान, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, रिलीजन, रेस एंड कास्ट। यानी जो जीएसटी दिल्ली में एप्लीकेबल है, विश्वास मानिए पैन इंडिया एप्लीकेबल है। चाहे आप केरला जाइए, चाहे आप कश्मीर जाइए, चाहे आप तमिलनाडु जाइए, चाहे आप एपी जाइए, चाहे उड़ीसा जाइए, चाहे वेस्ट बंगाल जाइए। यानी जो जीएसटी लॉ दिल्ली में एप्लीकेबल है वो सेम जीएसटी लॉ पैन इंडिया। इसीलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जब ये लॉन्च हुआ था, ये वन नेशन वन टैक्स है। यानी मैंने आपको ये बताया जीएसटी कंट्री में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और सारी पार्टियां एक साथ क्यों आगे आई और उन्होंने जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर पॉइंट मैंने चारों आपको बता दिए, ये एडवांटेज है जीएसटी देश में आने की। जी बहुत बढ़िया। एक टैक्स, एक देश और पूरा एक व्यापार, तो इसी पर मैं आगे बढ़ाता हूं बातचीत। और मैं विनीत सहाय जी से पूछता हूं कि ये पिछले टैक्स से, जैसा कि अभी आपने बताया, ये अलग है। आपके विचार में ये अलग कैसे है?
जैसे विमल जी ने बताया कि जीएसटी के पहले सारे स्टेट का टैक्स सिस्टम अलग था, यूनियन टेरिटरी का अलग था, अलग लॉ था, अलग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन था, अलग समय पे टैक्स होता था। तो उस पे क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता था, सेल पे टैक्स लगता था, सर्विस प्रोविजन पे लगता था। अब क्या हो गया कि ये सिर्फ एक इवेंट जो सप्लाई है सिर्फ उस पे टैक्स लगेगा, और ये बहुत बड़ा बदलाव है पुराने टैक्स रिज्म से। और ये बदलाव अकेला काफ़ी है पुराने सिस्टम और नए सिस्टम को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जस्ट मैं एक ऐड करना चाहूंगा जिससे और क्लियर हो दर्शकों को। जी जैन साहब। देखिए, पहले गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता था और सेल होता था। मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, और सेल के ऊपर वैट लगता था। यानी दो टैक्सेस सेंट्रल भी लगा रही है, स्टेट भी लगा रही है। और मैंने ऐसे कई आइटम आपको बताए जिस पे डबल टैक्सेशन हुआ करता था। जीएसटी क्यों अलग है? अब जीएसटी में एक बार जीएसटी लगेगा, सेंट्रल और स्टेट एक साथ मिलकर लगाएंगे, लेकिन डुप्लीकेशन नहीं होगी। ये एडवांटेज है, इसलिए जीएसटी अलग है प्री जीएसटी टैक्सेस से। इसी पर आता हूं कि ये जीएसटी जो आम कस्टमर है, कंज्यूमर है, आम जन है, वो भी इससे प्रभावित है। और ये कंज्यूमर फ्रेंडली कैसे है और इसको प्रमोट कैसे कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारे इनिशिएटिव लिए। उनने क्या इनिशिएटिव लिया आपको याद आ रहा होगा, 30 जून 2017 जब पार्लियामेंट में रात के 12 बजे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। जब इंट्रोड्यूस किया गया तो हमारे देन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी थी कि जीएसटी हम देश में क्यों लेके आए हैं, कंज्यूमर के लिए एडवांटेज क्यों है। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं जिससे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए किसी गुड्स के ऊपर आप समझ लीजिए कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की रेट 12.5% लगती थी। 100 रुपए का गुड्स, उस पर 12.5% की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब उस पर आप वैट लगा दीजिए, मान लीजिए 6% का, 5% का। स्टेट वाइज वैट के रेट वैरी करते थे, हर स्टेट में अलग अलग रेट थे। तो कई बार जो रेट निकल के आता था, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट वैट डीलर को नहीं मिलती थी, इफेक्टिवली उस गुड्स के ऊपर 20%, 21% के टैक्स लग जाते थे, जिसको गवर्नमेंट ने 21% से हटा के 18% पे यूनिफॉर्म कर दिया। यानी कंज्यूमर जो पहला प्रोडक्ट 121 रुपए में खरीदता था, अब उसे 118 रुपए पे लगेगा। यानी उसके लिए तो प्राइसिंग कम हुई, उसको फायदा हुआ। अब ये बात हम कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाएं? कंज्यूमर को कई बार ऐसा फील होता है कि जीएसटी आने से उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, पर मेरा यह कहना है प्राइसेस बढ़े नहीं हैं, प्राइसेस और रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि पहले कई क्रेडिट नहीं मिलती थी, जो क्रेडिट अब आपको जीएसटी में मिलती है। यानी क्रेडिट मिलती है, कैस्केडिंग आपका खत्म हुआ, और जो रेट इफेक्टिवली 20-21% होते थे वो इफेक्टिव 18% में आ गया। तो आप एडवांटेज देखिए, सारे कंज्यूमर फ्रेंडली हैं। अब हम कंज्यूमर को बताएं कैसे कि जीएसटी आपके एडवांटेज में है। आप बिल लेना स्टार्ट कीजिए, जो भी आप परचेज करें बिल लीजिए। हमें कई बार ये लगता है कि बिल लगने से टैक्स लग गया। अरे बिल आप नहीं लेंगे तो भी टैक्स लगता है। आप बिल लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो आपने खरीदा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उस पर टैक्स के क्या रेट लगे। उससे आप जज कर पाएंगे कि प्री जीएसटी में इसी आइटम के ऊपर क्या टैक्सेस लगते थे। चूंकि हम प्री जीएसटी में इन चीजों को देखते नहीं थे, इसलिए हमें जानकारी नहीं थी। आज हम देख रहे हैं। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। मैं आप सभी को यह जानकारी देना चाह रहा हूं, जो गवर्नमेंट ने जीएसटी के स्लैब बनाए 5%, 12%, 18%। मैं उसी पे आपके पास आता हूं
क्योंकि विनीत साहब आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूं कि अभी आप बता रहे थे 18% का टैक्स है, जबकि इसमें अलग अलग स्लैब्स हैं और इसमें 3 और भी टैक्स अंदर हैं स्टेट जो लेते हैं, वो कौन कौन से हैं उसकी जानकारी दीजिए, और ये स्लैब डिफरेंट क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि ये जीएसटी 3 टैक्सेस है जी। ये 3 टैक्सेस नहीं है, ये स्टेट एक टैक्स का 3 सेपरेशन किया गया है जी। जैसे एक टैक्स है सेंट्रल जीएसटी, एक टैक्स है स्टेट जीएसटी, और दोनों अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई हो रहा है तो ये आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक ही टैक्स है, जो एग्रीगेट जो रेट है वो जैसे सपोज 18% है, जी हाँ। तो ये 18% 3 टैक्स लगने से ऐसा नहीं होगा कि 3 टाइम्स ऑफ 18% हो जाएगा। ये 18% अगर इस पे 2 टैक्स लग रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये 9% लगेगा, न कि ये 36% लगेगा। सिमिलरली ये अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो आईजीएसटी का रेट 18% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 3 टैक्स नहीं है, ये एक्चुअल में एक ही टैक्स है, उसके नाम अलग अलग हैं और अलग अलग ढंग से उसको मैकेनिज्म उसको मॉनिटर किया जाता है। और रही बात स्लैब की, स्लैब इसलिए अलग अलग है क्योंकि जैसे चावल है, दाल है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट का पूरा ध्यान ये रहा कि ये चीज़ें महंगे नहीं हो, ये चीज़ की कीमतों में ज़्यादा टैक्स नहीं लगे, इसलिए 0% टैक्स लगाया गया जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं। 5% लगाया गया जो उससे ज़्यादा। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे करता हूं कि गरीबों को इसमें जीएसटी में क्या फायदा मिल रहा है? मैं वही बात कर रहा हूं कि गरीब आम का जो जिसके आम पास आदमी दोनों वक्त की रोटी मुहैया कराना एक मौजू है, एक प्रॉब्लम है। हाँ, तो जो गरीबों के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो उस पर टैक्स नहीं है, उस पर 0% टैक्स है। जैसे चावल पे नहीं है, दाल पे नहीं है, और भी जो रोज़ कंजम्पशन की चीज़ उन पे नहीं है। फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ का चीज़ है उस पर 5% है। फिर जो मतलब आपकी चीज़ें जो महंगी चीज़ें हैं जैसे कार हो गया, आपका सिगरेट हो गया, इन पे हाईएस्ट रेट ऑफ ड्यूटी है। तो गरीबों के लिए ये फ़ायदा है। दूसरा चीज़, जो गरीब दुकानदार हैं जिनका टर्नओवर कम है, जो 20 लाख से ज़्यादा सामान नहीं बेच सकते, उन पे टैक्स नहीं है, उनको ना जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है उनको। तो इस तरह से गरीब दुकानदार और गरीब कंज्यूमर दोनों को इसमें समाहित किया गया। जैन साहब, अभी आपने बहुत अच्छे, बहुत बेहतर तरीके से, सरल ढंग से, सिंपलीफाइड वे में चीज़ों को बताया। विनीत साहब, कंपनी सेक्रेटरी के कमेटी के चेयरपर्सन के नाते आपका इस पर क्या रिएक्शन है कि आम आदमी को, जो गरीब है या आम दुकानदार है, वो उपभोक्ता है या हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है, उसको क्या इससे? मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, दर्शकों को समझना भी चाहिए जी कि देखिए, पहले जीएसटी में, जैसे अभी आपने कहा कि जीएसटी में 3 तरह के टैक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी एक तरह से ड्यूअल कॉन्करेंट जीएसटी मॉडल इंडिया में लाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो स्लैब बनाए गए कि डिफरेंट स्लैब होंगे, एक 0% का स्लैब है, एक 5% का है, एक 12% का है, एक 18% का है, एक 28% का है। अब हम अपने आप से पूछें, ये स्लैब डिफरेंट रेट के क्यों बनाए गए? इसका सिंपल एग्जाम्पल है, आप कोई हवाई चप्पल लीजिए और एक मर्सिडीज कार लीजिए, क्या दोनों पे एक रेट लग सकते हैं? नहीं लग सकते। यानी आपको अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को डिफरेंट स्लैब में बांटना पड़ेगा। हो सकता है हवाई चप्पल 5% पे बिकेगी क्योंकि वो लोअर आम लोगों की नीड है, मर्सिडीज कार हाई एंड पे है तो उस पे 28% लगेगा। इस तरह से स्लैब निर्धारित किए गए। अब टैक्स कैसे लगता है जीएसटी के अंदर? मान लीजिए विद इन स्टेट, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में ही मैं सेल कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं, तो मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट 18% पे आता है, तो मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर मान लीजिए 100 रुपए की वैल्यू है तो 9% सीजीएसटी लगाऊंगा, 9% एसजीएसटी लगाऊंगा, यानी टोटल 18% लगाऊंगा। और यही अगर मैं दिल्ली से हरियाणा बेचूं तो मैं आईजीएसटी लगाऊंगा, जिसको हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि 3 तरह के जीएसटी है। ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली से जब मैं हरियाणा सप्लाई करूंगा तो 18% लगाऊंगा। अब आपने चूंकि मुझसे पूछा कि आम आदमी, जो स्टूडेंट हैं, जो गृहिणी हैं, उनको कैसे एडवांटेज हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत एमिकेबल वे में टैक्स के स्लैब निर्धारित किए। उन्होंने एक नील रेटेड स्लैब बनाया जिसमें क्या डाला, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हमारी डेली की नीड है, हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन जिस पे जीएसटी नहीं लगता, हेल्थ केयर जिस पे जीएसटी नहीं लगता,
यानी गवर्नमेंट ने पहले से ही इस बात को तय कर लिया कि जो आम आदमी के लिए नीड है, जो लोअर एंड पे लोगों को चाहिए, जिस पे जीएसटी का इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, जीएसटी रेट की वजह से प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, उनने उसे एग्जम्पशन या निल रेटेड में डाल दिया। फिर 5%, 12%, 18% स्लैब क्यों बनाए गए? जैसा आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बेसिस पे उस स्लैब को निर्धारित कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका प्री जीएसटी में 12.5% मान लीजिए सेंट्रल एक्साइज लगता था और 6% आपका वैट लगता था, 18.5% कैस्केडिंग का इंपैक्ट मान लीजिए 1-1.5% था, तो 20% लगता था, उसको उन्हें 18% के स्लैब में डाल दिया। यानी 20% जो पहले लगता था उसको 18% पे ले आए, कैस्केडिंग खत्म कर दिया। अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से भी समझना चाहें तो ये आम आदमी, आम उपभोक्ता के लिए एडवांटेज है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग कम होनी चाहिए। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। जी विनीत साहब, अभी हमने बात कर रहे हैं जीएसटी पे डिफरेंट स्लैब्स की, तो इसमें इतने ज़्यादा स्लैब्स हो गए हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? पिछले सिस्टम में शायद लोगों को जानकारी नहीं थी, अब हम स्लैब के ऊपर भी बात कर रहे हैं। अभी जैन साहब ने कहा 5, 12, 18, 28, तो ये कॉम्प्लिकेट नहीं बनाता है क्या जीएसटी? ये कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप इस हिसाब से देखिए स्लैब के हिसाब से, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ये कॉम्प्लिकेशन जरूरी था और ये इतना भी ज़्यादा नहीं है कि इसको हम छोड़ के एक सिंगल रेटेड कर दें। जी, तो कुछ हद तक ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ हद तक ये कंज्यूमर फ्रेंडली है। हमारे कंट्री के हिसाब से हमारा वेलफेयर सिस्टम है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि अलग अलग लोग में अलग अलग तरह के बाइंग कैपेसिटी होती है, अलग अलग तरह के खर्च कर सकते हैं और अलग अलग नीड है। हम अगर उन नीड को अगर एक सिंगल बास्केट में ले लें, जैसा सर ने बोला था कि मर्सिडीज और चप्पल सेम रेट में हम सेल नहीं कर सकते। सेम रेट पे अगर होगा तो वो क्या होगा? वो गरीबों के साथ इनजस्टिस होगा। इसलिए ये 5 स्लैब जरूरी था और धीरे धीरे ये 5 स्लैब से घटते घटते गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि हम इसको 2 या 3 स्लैब में जाके कहीं पे खत्म कर दें। जैन साहब, अभी बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ हमारे नाजरीन के समझ में भी आया होगा कि 5 स्लैब, फिर कोशिश है इसको कम किया जाए। तो अगर अब इसमें बात आती है, क्योंकि कंज्यूमर अभी अवेयर नहीं है, और कंज्यूमर अवेयर नहीं है जिसका फ़ायदा हो सकता है व्यापारी वर्ग उठाए। अगर वो कोई जीएसटी गलत ढंग से वसूला जाता है या कस्टमर को पता लग जाता है, कंज्यूमर को पता लग जाता है भाई इतना टैक्स नहीं, इतना होना चाहिए, तो वो क्या करे? मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, आपने देखा होगा जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, उनने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट, आज का प्रोग्राम भी कंज्यूमर के लिए है, उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनको हम जीएसटी बताना चाहते हैं। अब कंज्यूमर कैसे समझे कि उस पर क्या टैक्स लगा और टैक्स के रेट क्या है, अगले ने मुझे प्रॉपर बिल दिया या नहीं दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया, चूंकि हमने प्री जीएसटी में कभी ये सोचा ही नहीं कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा या जो सर्विसेज ली उस पर क्या टैक्सेस लगते थे। जीएसटी में हमने जब जीएसटी देना स्टार्ट किया तो हमारे माइंड में लगने लगा कि नहीं हम कोई नया टैक्स दे रहे हैं। कोई नया टैक्स नहीं दे रहे, हमने तो प्री जीएसटी को सब्स्यूम करके जीएसटी में डाल दिया और लोअर रेट पे डाल दिया। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन आपसे अनवांटेड या गलत तरह से टैक्स वसूल रहा है, मेरा सवाल था, गलत टैक्स वसूल रहा है, तो उनने उपभोक्ताओं को एक फोरम दे दिया है, एंटी प्रॉफिटेरिंग फोरम। आपके पास एक पेज का एक कंप्लेंट एप्लीकेशन है। आपको लगे कि कोई व्यापारी आपसे टैक्स कलेक्ट करता है, जमा नहीं करता, या ऐसा टैक्स कलेक्ट करता है, मान लीजिए 5% का रेट है और 18% दिखाता है, और उससे पहले किसी चीज पे क्रेडिट मिलती नहीं थी, अब उसे मिल रही है, उसकी बेनिफिट वो प्राइसिंग में आपको नहीं देता, प्राइसिंग में उसको कम करना चाहिए। अगर वो ये सारे एडवांटेज आपको नहीं देता, आपको एक पेज का एप्लीकेशन है जो आप एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पास चले जाइए। एंटी प्रॉफिटेरिंग क्या हुआ? वो प्रॉफिट जो गलत तरीके से बिजनेसमैन कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कीजिए, और ऐसी कई कंप्लेन एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी पिकअप कर रही है और उनके ऊपर डिफरेंशियल टैक्स, पेनाल्टी, इंटरेस्ट सब लगा रही है। तो मैं उपभोक्ताओं से यही कहना चाहूंगा कि जीएसटी में सबसे पहले आप बिल लेना स्टार्ट कीजिए, इनवॉइस लेना स्टार्ट कीजिए। उस इनवॉइस को लेने के बाद उसमें रेट डले हुए हैं, कई बार न्यूज़पेपर में भी आते हैं, और अब तो जीएसटी में इतना वाइड पब्लिकेशन है, किसी भी प्रोडक्ट को आप गूगल पे डालिए, वो आपको रेट मालूम, आप चेक कर सकते हैं अपने आप कि इस पे रेट क्या है। पर चूंकि आप मान लीजिए गांव से हैं, आपको रेट नहीं मालूम है, तो आप वहां के लोकल जो गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, कहीं भी आपको कोई डाउट हो, आप उनके पास जाइए, बताइए। और जो एक पेज का कंप्लेन मैंने आपको बताया, जहां भी कोई बिजनेसमैन
किसी भी तरह की गलत हरकत कर रहा है, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पास आप हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन स्वच्छ? नींबू, नीम, चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और दे बर्तनों को स्वच्छता। करे बर्तनों की स्वच्छता। निप, इंडिया में बना गर्व के साथ। अपना एप्लीकेशन डालिए। जी, ये एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जो है वो कहाँ है, उसका कोई पता? ये नेशनल लेवल दिल्ली में बैठती है विद द रीजनल ऑफिसेस। अच्छा, विद ऑल ओवर इंडिया। यानी आपको मैनुअल भी नहीं जाना, आपको ऑनलाइन जाना है। सीधे वेबसाइट पे जाइए, जीएसटी की वेबसाइट पे, वहां पे सारे एड्रेस डले हुए हैं। आपको कहीं, आप जमशेदपुर में हैं, जमशेदपुर में कहीं नहीं जाना, आप सीधे वेबसाइट पे जाइए, गूगल कीजिए, आपको सीबीआईसी की साइट मिल जाएगी और एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का जो एप्लीकेशन मैं आपके सामने रेफर कर रहा हूं, वो एप्लीकेशन आपके सामने होगा। उस पेज को भरिए और जमा कर दीजिए, बाद बाकी काम सारा गवर्नमेंट करेगी। यानी आपकी कोई कंप्लेन अगर है तो गवर्नमेंट ने सेटअप बनाया हुआ है जो इसको चेक करता है कि कोई बिजनेसमैन जीएसटी में अनड्यू प्रॉफिट ना कमाए। जी, बिमल जैन साहब, आप इंडायरेक्ट कमेटी, टैक्सेस कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, तो मैं आज से एक राज की बात पूछता हूं कि जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है जीएसटी के, किसी प्रोडक्ट को किस स्लैब में डालना है, किस प्रोडक्ट को किस स्लैब में डालना है, वो कैसे लेती है? मैं ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए है, ये कौन डिसाइड करता है कि किस स्लैब में डालना है? आपने सही पूछा और ये जानना भी जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं, एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। इस जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर, आज की डेट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी हैं, और स्टेट के जितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सब भागीदार हैं। अब इसमें क्या परसेंटेज है, जो टोटल स्टेट और सेंट्रल जब साथ आ गए तो स्टेट को 2/3 वेटेज दे दिया गया, सेंट्रल को 1/3 वेटेज दे दिया गया। अब ये मिलके किसी चीज पे डिसीजन लेंगे बाय 3/4 मेजोरिटी। 3/4 मेजोरिटी यानी किसी भी नए कानून को जीएसटी में लाना है, किसी प्रोडक्ट को 28 से 18 पे लाना है, या किसी प्रोडक्ट को 5 से 12 पे लेके जाना है, अकेले डिसाइड नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जीएसटी काउंसिल हर मंथ में एक साथ बैठती है, जहां सेंट्रल और स्टेट आपस में मिलकर सहमति जताते हैं। और मैं दर्शकों को बताऊं, अभी तक कोई भी वोटिंग नहीं हुई है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। 37 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो गई हैं सिंस जुलाई 1, 2017, और कोई भी वोटिंग से नहीं हुई है। अनोनिमस, यानी उसके अंदर कांग्रेस भी है, आप भी है, और सभी भी तमाम तरह के दल जो हैं वो और हैं। सब मिलके एक सहमति के साथ डिसाइड करते हैं कि किसी प्रोडक्ट पे रेट क्या लगना चाहिए, किसी रिटर्न में नया रिटर्न लाना तो कैसे लाना चाहिए। जीएसटी रिलेटेड जो चेंजेस होने हैं वो सारा जीएसटी काउंसिल बाय वे ऑफ कंसेंसस डिसाइड करती है। यानी ये एक तरफा नहीं है कि सेंट्रल डिसाइड कर रही है, स्टेट डिसाइड कर रहे हैं, हम सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा जीएसटी काउंसिल है। आपस में कितना भी चर्चा हो, कितना भी एक दूसरे को अपोज करें, लेकिन एक भी डिसीजन ऐसा नहीं हुआ हो कि किसी एक ने भी उसका डिसीजन का विरोध किया हो। सब ने मिलजुल के एक स्वर में, एक रीजन से सब सारा काम किया। कभी भी असहमति का क्वेश्चन ही नहीं आया आज तक। जी, विनीत साहब, आपसे हमारी पहले भी बातचीत हुई है, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जीएसटी के फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को सेटल होने में वक्त लगता है। जी, जीएसटी को भी लगना है, थोड़ा सा वक्त लगना है, और इसके चैलेंजेस आते रहेंगे। कोई भी टैक्स में चैलेंजेस कभी भी खत्म नहीं होगा। जी, लेकिन इसमें फिर भी एक तफसील से कि क्या हो सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो हमने पहले जीएसटी में नहीं इंक्लूड किया है, जैसे कि हमने अल्कोहल को इससे बाहर रखा, ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहल को, हमने पेट्रोलियम को बाहर रखा, हमने इलेक्ट्रिसिटी को बाहर रखा। इनका जब तक समावेश नहीं होगा तब तक हमारा टैक्स स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसको सीमलेस नहीं हो सकता। क्योंकि जो पेट्रोलियम के क्रेडिट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है हमारे दूसरे चीज़ों में, दूसरे जीएसटी प्रोडक्ट में। तो इनका इंटीग्रेशन होना ये सबसे बड़ा ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि ये चैलेंज को भी हम बहुत जल्दी मीट कर लेंगे। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैं क्विकली 2-3 चीजें रखना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है आज ये 5 स्लैब जो है, 5, 12, 18, 28, इस स्लैब को जरूर मर्ज करना चाहिए। ये मुझे भी लगता है नाज़रीन की तरफ से। आम आदमी अपनी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा है।
एक्सपेक्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट भी इस पे वर्क कर रही है, जीएसटी काउंसिल भी इस पे वर्क कर रही है। दूसरा चैलेंज मुझे नजर आता है कि चूंकि ये नया लॉ है, कई चीजें बारीकियों से हमें पढ़ने की जरूरत है, और जीएसटी काउंसिल पॉजिटिव है। जब जब उसे जिस जिस चीज को बदलना है उसने लॉ को बदलने की कोशिश की है। तो हमें तैयारियों को थोड़ा और स्ट्रॉन्गर करना है, लॉ को और सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए जीएसटी काउंसिल कमिटेड है। थर्ड एंड फॉरमोस्ट, जैसा कि अभी विनीत जी ने बताया कि हमारे पास पेट्रोलियम एंड डीजल प्रोडक्ट है जो जीएसटी से बाहर है, बिल्कुल इन्हें जीएसटी में लाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, हर कोई यूज करता है, और उस पर जो टैक्सेस प्री जीएसटी के देता है उसकी क्रेडिट नहीं मिलती। कैस्केडिंग, यानी कैस्केडिंग से मेरी प्राइसिंग बढ़ जाती है। तो अगर प्राइसिंग को आप कॉम्पिटिटिव करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो जो टैक्सेस जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती है वो हमें मिलनी चाहिए। ओवरऑल ये बड़े चैलेंजेस हैं, बट ओवरऑल अगर हम जीएसटी को देखें, इन चैलेंजेस के साथ जीएसटी आगे बढ़ रहा है, एंड आई एम श्योर जीएसटी गोइंग टू बी द बिगेस्ट वन। जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब हमने सोचा था, और ये ड्रीम हमारा पूरा होगा, जीएसटी गोइंग टू बी गुड एंड सिंपल टैक्स। जी, अभी फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला सीतारमन जी ने एक अखबार के हवाले से हम आपसे कह रहे हैं कि 7 दिसंबर को संभवतः जितने भी जीएसटी कमिश्नर हैं उनको बुला करके कुछ बात की जाएगी, और संभवतः पॉसिबली कोई ना कोई घोषणा हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जिसमें आम आदमी के लिए राहत हो। तो मैं विनीत जी से पूछता हूँ, इसमें ओवरऑल आपका रिएक्शन क्या है? जीएसटी के ऊपर एज ए होल हमने कोशिश की अपने नाजरीन को बताने की, तो आपका ओवरऑल कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर मैं कहूँ वो क्या है? देखिए, जीएसटी एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये एक सिग्नल है कि कंट्री में रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाया, और अब ये टैक्स एक इंटीग्रेशन है हमारे इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम से। तो सबसे बड़ा जो इसका ये है कि ये जीएसटी को कंक्लूड करने के लिए बस एक सिंपल चीज़ कहा जा सकता है कि ये प्रोग्रेसिव है, और हम प्रोग्रेस के तरफ जा रहे हैं। हमारा टैक्सेशन सिस्टम इंटीग्रेट हो रहा है इंटरनेशनल सिस्टम से, और हम प्रोग्रेस के डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी, तो जीएसटी अगर ये माना जाए जैन साहब कि एक आम आदमी के लिए उसके डेवलपमेंट का एक रास्ता है, एक उसके लिए एक चीज़ मुहैया करा दी गई कि भाई टैक्स पे करो, सही दाम पर, वाजिब दाम पर चीज़ें लो, और देश को भी आगे बढ़ाओ। तो इसमें आप दोनों अंतिम जो फाइनल रिमार्क्स हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप भी बता दें, फिर मैं विनीत साहब के पास फाइनल कंक्लूडिंग पे आता हूँ। देखिए, देश में हम भी भागीदार हैं जी। हम हर एक नागरिक का देश है। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज हम खरीदे वो बिल जरूर ले। जब आप बिल लेते हैं तो ऑफिशियली टैक्स लगता है, और वो टैक्स किस लिए यूज होता है? रोड, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आप इतने ब्रिज बनता हुआ देख रहे हैं, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये भी नीड है। तो यानी हम सबको मिलके एक इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके आना है, और ग्रोथ तभी आएगी जब हम टैक्स के जरिए पैसे कलेक्ट करेंगे। और लेजिटिमेटली इसमें हमारा रोल क्या हो सकता है? हमारा रोल एज ए कंज्यूमर ये हो सकता है कि हम सबसे पहले बिल लेना स्टार्ट करें। और विश्वास मानिए, अगर आप बिल नहीं लेते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें सेविंग कर पा रहे हैं। ये देश के साथ आपका पहला और प्रमुख कर्तव्य है, आप बिल लेना सीखिए। हमने सारी चीजों को पहले दरकिनार करना है, और यह ध्यान रखना है जब ये बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रेवोल्यूशन आया और सभी पार्टियों ने मिलकर इसका साथ दिया, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए एज ए नागरिक, हम पहले बिल लेना सीखें, बिल पे जो टैक्स हो वो देना सीखें। जिस टैक्स से हम सारा डेवलपमेंट देश के लिए चाहते हैं वो देश आगे बढ़ेगा। मेरा यही सिल्वर लाइनिंग है। बट लास्ट कंक्लूडिंग लाइन जरूर ये होगी, देखिए, कोई भी नया प्रावधान जब भी आता है, घर में भी कोई नई चीज आप करना चाहें तो शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम होती है, बट टीथिंग प्रॉब्लम की वजह से हम उसे छोड़ नहीं देते। और मैं श्योर हूं हमारे साथ अगर हम सब मिलके चलेंगे देश जरूर आगे बढ़ेगा, और जीएसटी इसमें जरूर योगदान देगा। जी, बहुत बेहतर। मैं आपसे विनीत साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल वॉच डॉग भी हो सकते हैं, और टैक्स बचाने के रास्ते भी बताते हैं। तो जीएसटी के माध्यम से आप अपने जो पेशेवर लोग हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई जीएसटी को सपोर्ट कीजिए, जीएसटी के प्रोविजंस को लागू कराने में बिजनेस हाउसेज में, इंस्टीट्यूशंस में, कंपनीज में, आम उसमें आप क्या कहें? देखिए, मैं इसको इस चीज़ से शुरू करता हूँ कि अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं।
तो सिंपल चीज़ ये है कि अगर आप टैक्सेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो इसको आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, आप इसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें, जैसे हम एक जागरूक वोटर बने, जो 20 साल पहले नहीं थे, हम 25-30 साल पहले जागरूक वोटर नहीं थे, आज हमें एक जागरूक टैक्स पेयर बनना पड़ेगा। एक जागरूक टैक्स सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए हमें, हमारे आवाम में, और हम जितना टैक्स को सपोर्ट करेंगे टैक्स हमें उतना सपोर्ट करेगा। हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली अंतर्गतता ये देश के लिए है और देश हमारे लिए है। बहुत बेहतर, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन चर्चा हुई, हमारे नाजरीन को इसका फ़ायदा मिलेगा, इस मंशा से मैं आप दोनों का खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे प्रोग्राम में आप अपनी राय भेज सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, और उसके लिए आप हमारे ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं, वो है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।